प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव व विकास इस विषय पर बातचीत करेंगे। आज का हमारा व्याख्यान इसी पर आधारित होगा। हिंदी कहानी का स्वरूप क्या है, सबसे पहले आप ये समझें। तो सामान्य सी बात है कि कहानी के माध्यम से किसी भी युग की प्रवृत्ति सामने आती है और प्रत्येक युग की प्रवृत्ति के बारे में जानने की हमारी प्रवृत्ति होती है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम प्रत्येक युग के बारे में जानना चाहते हैं और उससे जानने के लिए हम बड़े जिज्ञासु और उत्सुक रहते हैं। वैदिक काल से ही कहानी का उद्देश्य व विषय वस्तु प्रधान रहे। 19वीं शताब्दी तक कथा पर ही ध्यान दिया गया है। कहानी की जो मूल कथा होती है उस पर ही कहानी केंद्रित रहती है। लेकिन जो जो समय बदला, आधुनिक युग में आते आते तब उद्देश्य प्रधान कहानियाँ हो गई। जो उसकी जो मूल कथा पर जिस पर ध्यान रहता था, वहाँ अब उद्देश्यों की पूर्ति की जाने लगी कहानी के माध्यम से। इसके अलावा चरित्र की स्थापना की जाने लगी। कहानी के माध्यम से ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया गया जिसको सुनकर और हर कोई अंदर से प्रेरित हो, उस जैसा बनने की कोशिश करे, या यदि वो कोई बुरा पात्र है तो उस तरह का कार्य करने से कोई भी बचे। तो चरित्र की स्थापना भी अब कहानी कला में शामिल हो गया। कहानी के पुराने समय की यदि हम बात करें, पुराना रूप जो कहानी का होता था उसको तत्कालीन समय में एक शब्द प्रचलित है, गल्प। इसके अलावा बात, आख्यान, कथा, ये वो शब्द हैं जो कहानी, जो आज की विधा का नाम है, उसके यूँ कहें कि प्रमुख अंग रहे हैं, वो अलग अलग नाम रहे हैं। राजा महाराजाओं, हितोपदेश, ये कहानी के इस तरह से अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में कहानियाँ लिखी गई। हितोपदेश के रूप में कहानियाँ लिखी गई और कहानी आगे चलकर जब जहाँ से हम ये कहें कि कहानी यहाँ से सही मायने में आधुनिक रूप से आज की जो विधा है कहानी, वो शुरू कहाँ से हुई। क्योंकि ये गल्प, बात, आख्यान जो मैंने बताया, ये तो पुराने समय की आरंभिक अवस्था की बातें हो गई, या एक तरह से कहें कि कहानी की भूमिका की बातें हो गई। तो ये माना जाता है कि इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, वहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। और सब का अलग अलग कहानी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण भी सबके रहे हैं। पुराने समय में एक पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा है और वो आज भी मान्यता प्राप्त है। वो कहते हैं कि लघु कहानी जो है वो घुड़दौड़ के समान मानी जा सकती है, जिसका आरंभ और अंत ज़्यादा महत्व रखता है। यानी कहानी क्योंकि बहुत बड़ी विधा नहीं होती है, इसलिए उसकी शुरुआत कैसे हो और उसका अंत कैसे हो जाए वो महत्वपूर्ण है, जिस तरह से घुड़दौड़ में होता है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद कहानी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और इसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी का लक्ष्य होता है। अब ये जो कहानी विधा है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाए। हिंदी कहानी का उद्भव की हमने बातें की, अब हम विकास की इसकी बात करें तो इसके 3 सोपान हैं, 3 इसके चरण हैं और बीच में आधार लिया है
प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, जो कथा सम्राट माने जाते हैं। कथा चाहे वो उपन्यास की हो और कथा चाहे वो कहानी की हो, उनसे बड़ा कोई नाम भारत में हिंदी कहानी में कथा के क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं है। तो प्रेमचंद का जो समय था, जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, उस समय को बीच का काल ले लिया। 1916 से 1936, ये 20 वर्ष का वो समय है जब मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी के जाने माने जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सब उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत नहीं है, ये आधार है। जो 3 युग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 3 युगों में हम इसको बांट रहे हैं। पहला तो होता है कोई भी किसी भी 3 भागों में बांटने का मतलब पहले आरंभ, उसके बाद उसका मध्य भाग और फिर उसका अंतिम भाग। और अंत का मतलब ये नहीं है कि अब कथा खत्म हो गई या कहानी नामक विधा का प्रचलन अब खत्म हो गया। प्रचलन अभी भी जारी है, लेकिन अब रूप बदल गया। तो सबसे पहला हिंदी कहानी के विकास की यदि हम बात करें तो प्रेमचंद से पहले का समय, जिसको हम कहेंगे आरंभिक युग कह सकते हैं या पूर्व प्रेमचंद युग कह सकते हैं। और लगभग 1800 से 1916 के बीच का ये जो कालखंड है, इसको माना है कि ये 115 साल का जो समय है, ये वो समय है जब हिंदी का आरंभिक युग ही चला। यद्यपि इसमें हिंदी कहानी ने विकास किया है, जिसके भी हम बात करेंगे, लेकिन ये प्रारंभिक काल ही है। फिर प्रेमचंद युग जो है, उसको नाम हम दे सकते हैं विकास युग। यानी कहानी का, कथा का असली सही मायनों में विकास इसी युग में हुआ, तो इसको हम विकास युग कह देंगे। 20 साल का जो समय, देखिए 115 साल में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी मात्र 20 साल में हो गई। अब यहाँ केवल मुंशी प्रेमचंद ही नहीं लिख रहे थे, और भी कथाकार थे जिनकी हम अभी बात करेंगे। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद एक तो हमने पूर्व प्रेमचंद लिया युग, दूसरा प्रेमचंद युग लिया, अब ले लेंगे हम तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग, यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद का समय, जिसको हम आधुनिक काल भी कह सकते हैं। तो 3 काल हो गए। पहला काल आरंभिक, दूसरा काल विकास युग और तीसरा आधुनिक युग। और 1936 जब मुंशी प्रेमचंद इस दुनिया में नहीं रहे, उससे आगे का समय जब उन्होंने लिखना बंद किया, उससे आगे का ये जो काल है, जो अभी भी इसमें शामिल है, अभी जो वर्तमान में जो कथाएं आती हैं, कहानियाँ आती हैं, वो इस युग में ही मानी जाएंगी। अब हम एक एक भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेंगे पूर्व प्रेमचंद युग, यानी मुंशी प्रेमचंद से पहले का समय, जिसको हमने नाम दिया आरंभिक युग। अब इस आरंभिक युग में 115-16 सालों की हमने बात की, और हमने ये भी कहा कि इंशा अल्लाह खां की, पहले मैंने बताया ना, इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी वो कहानी है जहाँ से हिंदी कहानी की शुरुआत मानी जाती है। तो ये रानी केतकी की कहानी कब आई सामने? माना जाता है कि 1800 से 1810 के बीच में ये कथा प्रकाश में आई, प्रचलन में सामने आई। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रेम सागर जो लल्लू लाल ने लिखी थी 1803 से 1809 के बीच में ये सामने आई, तो ये लगभग ये जो समय है, इस समय इस कहानी को वो पहला मानते हैं। लेकिन इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हम यहाँ से हम हिंदी कहानी की शुरुआत मानते हैं। ये कहानी आधुनिक कहानी की बजाय पौराणिक आख्यायिका के निकट की रचनाएं हैं। अब आज हम रानी केतकी की कहानी को उठाएं, पढ़ें उसको, और वर्तमान की जो कोई कहानी है उस कहानी से यदि हम उसको तुलना करने बैठ जाए, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आधुनिक नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, क्योंकि ये तो आरंभिक युग की कहानी है। इन कहानियों में क्या था, क्या होता था उस समय?
आदर्श मूल्यों की और धार्मिक बातों की प्रतिष्ठा की गई। समाज में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, उन बातों से उन कहानियों में कोई लेना देना नहीं। यानी समाज की और व्यक्ति की समस्याओं से इन कहानियों को कोई मतलब नहीं। इन कहानियों की खास बात क्या, इनमें यथार्थ बोध का अभाव देखा गया। साथ ही कल्पनातिरेक बहुत अधिक और जादुई घटनाओं की प्रधानता। ऐसी ऐसी घटनाएं जिसे रोचकता कौतूहलता बनी रहे, ये मुख्य विशेषताएं इन कहानियों में रही। नीति और उपदेश देना, इन कहानियों के माध्यम से नीति को प्रकाश में लाना और उस नीति के माध्यम से उपदेश प्रसारित करना, और अंतिम उद्देश्य के रूप में मनोरंजन का संचार करना। मनोरंजन का संचार करना कहानी के उद्देश्यों में एक उद्देश्य। तो पहला जो काल है जिसके अंदर बहुत अधिक कथाएं नहीं आई, लेकिन जो कथाएं सामने आई, हिंदी कहानी की जो कहानियां सामने आई, उन कहानियों की विशेषता ये रही, मुख्य प्रवृत्ति उनकी ये रही कि उनके माध्यम से उपदेश देना और मनोरंजन का संचार करना, जादुई घटनाओं को दिखाना, और उनकी कमी क्या रही, यथार्थ बोध से वो दूर रही। इसके बाद हम आगे के भाग में जो दूसरा भाग है उसकी, और उसके बाद में तीसरा भाग, इनकी बात करेंगे। क्रमबद्ध रूप से ये सिलसिला जब तक हमारा हिंदी कहानी का उद्भव व विकास नामक ये पाठ पूरा नहीं हो जाता, तब तक जारी रहेगा। धन्यवाद।